पैरेलक्स मेथड ये इम्पोर्टेंट मेथड है स्कूल एग्जाम्स के लिए। पैरेलक्स मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ नियर बाय स्टार्स। नियर बाय स्टार्स के लिए भी यूज कर सकते हो और प्लैनेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। सो पैरेलक्स मेथड में हम लेते हैं कि पैरेलक्स इज बेसिकली पहले तो कि हमें दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अगर मेरे को किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है विच इज नॉट वेरी फार ऑफ, नॉर्मली हम लेते हैं कि इट्स यूज्ड फॉर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सो अर्थ की आपने दो पोजीशन ली, एक पोजीशन ए एंड अदर पोजीशन बी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट आफ्टर 6 months। जिस स्टार का हमने डिस्टेंस मेजर करना है, लेट इट बी S1। S1 से लाइट ए तक भी आ रही है और बी तक भी आ रही है। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट विल बी कॉल्ड बेसिस। हमने इस स्टार का ये डिस्टेंस मेजर करना है कि डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी S। तो हमने S की वैल्यू निकालनी है, S कितना है। इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलक्स मेथड में हम एक और स्टार चूज करेंगे विच इज वेरी फार अवे। वेरी फार अवे and its position relative to earth remains unchanged in 6 months। मतलब एक तो इस S1 से लाइट आ रही है, हमने एक और स्टार चूज किया which appears to be directly above A। S2 and it is very far away, so millions of light years away such that its position remains relatively unchanged। तो ये अगर आज अर्थ के डायरेक्टली ऊपर है, 6 महीने बाद भी ये वही नजर आ रहा है आपको कि इट्स पोजीशन इज रिलेटिवली अनचेंज, कि वो इतनी दूर है हमारे से। इस स्टार से लाइट आई S2 से और एक S1 से, दिस एंगल इज लेट इट बी φ1। सिमिलरली इस पॉइंट पे एंगल बना φ2। ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये φ1 है, दिस इज φ2, दिस विल बी, ऐसे देख लो, φ1 plus φ2। बिकॉज ये φ1 है तो दिस विल आल्सो बी φ1, सिमिलरली दिस विल आल्सो बी φ2। तो टोटल एंगल इज φ1 plus φ2। अगर मेरे को बेसिस पता है और ये एंगल पता है तो डिस्टेंस निकल सकता है। Yes. Because I can write this as angle is अगर मैं φ1 को φ2 को ले लूं से let it be φ, this will be equals to b by s। ये कौन सा फॉर्मूला? एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको हम ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ आर्क के इक्वली ले लेंगे। पार्सेक निकालने में यही फॉर्मूला लगाया था। हाँ, थीटा इज इक्वल तो टू हमारे एल पास बाय s आर। की वैल्यू आ जाएगी, s will be equals to ये जो एंगल है φ1 plus φ2, इसको हम बोल देते हैं पैरेलक्स एंगल। तो अगर आपको पैरेलक्स एंगल पता है φ1 plus φ2 और अर्थ के डायमेट्रिक ऑपोजिट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पता है b, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस s। सो इसको हम बोलते हैं पैरेलक्स मेथड एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्टार्स व्हिच आर नॉट वेरी फार अवे। जो स्टार्स बहुत दूर है उनका डिस्टेंस क्यों नहीं निकल सकता इस मेथड से? Why this can be used only for stars which are near to the surface, अर्थ के पास है जो, मतलब अगर कोई स्टार 1000 लाइट ईयर्स अवे है या 10,000 लाइट ईयर्स अवे है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड। रीजन फॉर दैट, सर क्योंकि फिर हमें उससे भी ज्यादा दूर वाला कोई और लेना पड़ेगा, तो जो दूर वाला उसको तो हमने ऑलरेडी S2 लिया। स्टार्स बहुत दूर है उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं करती। जैसे पास वाले स्टार की पोजीशन मैंने चेंज किया है, पहले आपको नजर आ रहा है कि राइट साइड पे, फिर ये लेफ्ट साइड पे है, और जो दूर वाले स्टार है वो तो वही नजर आते हैं। अब अगर रात को कभी स्टार्स को नोट करोगे, आपको बहुत सारे स्टार ऐसे नजर आएंगे जो वहीं पे ही रहते हैं, मतलब आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी और आपको लगेगा वो स्टार अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं। तो जो फार ऑफ स्टार्स होते हैं, देयर पोजीशन डोंट चेंज बिकॉज दे आर सो फार अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, वो हमें उसी जगह पे ही नजर आ रहे हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्टार्स हुज पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ
can be observed that it is changing. तो इस मेथड को हम यूज करते हैं. दिस इज नोन एज पैरेलैक्स. फर्स्ट यूटी में हर स्कूल में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में. सर ये एक्सप्लेन रीजन रिपीट ये करना तो आ रहा इससे नहीं क्यों था नहीं. पैरेलल मेथड. बिकॉज जो स्टार्स बहुत दूर होते हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो हमें वही नजर आते हैं हमेशा. आपको अगर आज कोई बहुत दूर वाला स्टार से अपने घर से 30 डिग्री एंगल पे नजर आ रहा है तो हमेशा 30 पे ही नजर आता रहेगा, उसी जगह पे ही नजर आएगा. वो आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, वो स्टार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. बिकॉज जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाता है तो उसकी पोजीशन जो है रिलेटिव टू योर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज. जैसे आप एग्जांपल लो से, अगर बेसिस के रिलेटिव देखें, मतलब जब ये डिस्टेंस बेसिस से बहुत ज्यादा होगा, एस इससे बहुत ज्यादा होगा, तो पोजीशन स्टार की अनचेंज रहती है. लाइक अगर आप अपने घर में खड़े हो और आपको सन नजर आ रहा है कि इट्स डायरेक्टली ओवरहेड, तो अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाके देखोगे तो भी वो डायरेक्टली ओवरहेड ही नजर आएगा. मतलब 2 किलोमीटर से सन की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने बेसिस 2 किलोमीटर ले लिया, बट सन का डिस्टेंस इतना है कि इट अपीयर्स एट सेम पोजीशन. सो यही कंसेप्ट होता है कि यूनिवर्स बिकॉज बहुत बड़ा है, इट्स रेडियस इज 17 बिलियन लाइट ईयर्स. So the far off stars, their position don't change with position of Earth. They appears to be at the same point. Appear मैं क्यों कह रहा हूँ? सर क्योंकि वो उस पॉइंट पे होते नहीं, पर क्योंकि हम उनसे बहुत दूर है हमें क्योंकि लगता है कि वो अपनी वहीं पे है. position change तो कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता. वो इतनी दूर है कि हमें उनकी पोजीशन चेंज होती नजर नहीं आती. बिकॉज अगर वो मूव भी करेंगे तो, बिकॉज उनकी मूवमेंट को आप नोटिस नहीं कर सकते. सन की मूवमेंट आप सारे दिन में नोटिस कर लेते हो बिकॉज सन पास है, तो आपको नजर आता है कि सनराइज एक साइड से हुआ, सनसेट दूसरी साइड पे हुआ. पर आज कोई स्टार नोटिस करना जो दूर वाले हैं, जो आज जहां पे आज वो स्टार नजर आ रहा है 6 महीने बाद भी वही नजर आएगा वो. सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, देन वी राइट पैरेलैक्स मेथड. स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी आस्क्ड एवर इन कॉम्पिटिशंस. तो स्कूल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. Parallax method. So you can write parallax phi method. equals to b by s कैसे आया? Angle is equal to length of arc upon radius. कब से पढ़ रहे हो ये? अच्छा ठीक है सर. Parallax method can be used. Parallax method can be used to measure the. Parallax method can be used to measure the distance of astronomical bodies close to the close to Earth. Astronomical bodies close to Earth. Astronomical bodies close to Earth. For example, to measure the distance S of star S1, which is few light years away. Measure the distance S of star S1, which is few light years away. We choose another star S2. We choose another star S2. सर अभी के बाद क्या था? पूरा पूछो, मैं मेरे को ऐसे नहीं पता चलेगा. सेंटेंस बोलो फिर आगे लिखाता हूँ. Which few light year away? Which is few light years away. We choose another star S2. We choose another star S2. Which is very far away, such that its position is fixed. Such that its position is fixed for all positions of Earth. Its position is fixed for all positions of Earth relative to
relative to the orbital motion of Earth, relative to the orbital motion of Earth, for all positions for all positions of Earth in its orbital motion. सर ये पैरेलैक्स वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा डायरेक्ट आएगा। सर कितने मार्क्स में 3 marks, 2 में भी आ सकता है। ओके When Earth is at position A, when Earth is at position A, the angle between light coming from S1 and S2 is phi 1. The angle between light coming from S1 and S2 is phi 1. when Earth is at a position A, The angle between light coming from S1 and S2 is phi 1. After 6 months, Earth is at diametrically opposite position at point B. After 6 months, Earth is at diametrically opposite position at point B. Diametrically opposite position at point B. Light coming from S1 and S2 subtends an angle phi 2. Light coming from S1 and S2 subtends an angle phi 2 at point B. Light coming from S1 and S2 subtends an angle phi 2 at point B. Thus, total parallax angle subtended by star S1 on Earth's orbital diameter AB, thus total parallax angle subtended by star S1 on Earth's orbital diameter AB is phi 1 plus phi 2. Earth's orbital Diameter phi 1 plus phi 2. Orbital diameter AB is phi 1 plus phi 2. फिर ये स्टेप लिख लो दोनों। Mathematically phi 1 plus phi 2 is B by S और S is equal to B upon phi 1 plus phi 2. इसके नीचे नोट लिखो। नोट में एक पॉइंट लिखो। This method cannot be used for. This method cannot be used for measuring the distance of stars This method cannot be used for measuring the distance of stars, which are thousands of light years away, because for measuring this method cannot be used for measuring distance of stars which are thousands of light years away, because the positions of such stars remains unchanged relative to the orbital motion of Earth.
remains relative to orbital motion of Earth. Relative to orbital motion of Earth. And in parallax method, the basic concept is the shift in position of image And in parallax method, the basic concept is shift in position of image due to shift in observation point. Basic concept is shift in position of image due to shift in observation points, because angle A, point A पे थे तो angle phi 1 बन रहा था, B पे चले गए तो angle phi 2 बन रहा. मतलब इमेज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है रिलेटिव टू कि आप A से देख रहे हो या B से देख रहे हो. सो बट फार ऑफ स्टार होगा तो वो एक ही जगह पे नजर आएगा, वो चेंज नहीं करेगा. सो देयर इज वन मेथड. बट अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है किसी स्टार का विच इज थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे, वो कैसे मेजर करेंगे? For star which is thousands of light years away. सर स्पेक्ट्रोस्कोपी. Spectroscopic method. Spectroscopic method क्या होता है? हम उसको वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक नहीं इंटेंसिटी मेथड कहते हैं, बट होता क्या है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सर इनवर्स स्क्वायर लॉ. स्टार में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? किसी भी स्टार में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कहाँ से एनर्जी मिल रही है उसको? सर उसके अंदर जो गैसेस वगैरह हैं उससे. गैसेस से. अच्छा, light. लाइट. किसने आंसर दिया है लाइट? मतलब 9th-10th की फिजिक्स तो बहुत ही क्लासिक वे में पढ़ी है. लाइट. सन के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? सर जो हाइड्रोजन रिएक्शन हो रहे हैं. की वजह से. हाँ, कौन? हाइड्रोजन. तो कौन से रिएक्शन होते हैं ये? क्या कहते हैं इन रिएक्शंस को? न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन. तो हर स्टार के अंदर द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेम न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में जो कोर ऑफ स्टार है उसका टेम्परेचर कितना होता है? सन का जो कोर है वहां पे टेम्परेचर कितना है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ. सन में हम दो टेम्परेचर लेते हैं ना, एक तो सोलर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सन के आउटर मोस्ट लेयर का, और एक सन की इनर मोस्ट लेयर का. तो सन के कोर मतलब सबसे अंदर जो सन का पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना है अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम किसको बोलते थे? न्यूक्लियर फ्यूजन इज, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है? सर दो हाइड्रोजन एटम्स यूज करते हैं. अच्छा, सिर्फ हाइड्रोजन ही एटम्स? तो फिर उसको न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों बोलते हैं अगर एटम्स को ही ज्वाइन करना है तो? सर न्यूक्लियस की फ्यूजन एक तरह से. न्यूक्लियस की फ्यूजन, दो स्मॉल न्यूक्लियस की फ्यूजन. तो फ्यूजन से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो फिनोमेना थे. फिजन था कि हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट करके स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाएगा, और फ्यूजन में स्मॉलर न्यूक्लियाई ज्वाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे. कि अगर मैं यूरेनियम का एग्जांपल लूं, यूरेनियम की न्यूक्लियर फिजन का, uranium-235 when it's bombarded with neutrons, it forms barium plus krypton plus 3 neutrons plus energy.
ये जो एनर्जी रिलीज है Q जो मैंने लिखा, this 200 MeV of energy is released in one fission of uranium nuclei. कि हेवियर न्यूक्लियाई था, स्प्लिट करके दो स्मॉल न्यूक्लियाई बनाए और एनर्जी रिलीज की. फ्यूजन रिएक्शन था, से टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस प्लस एनर्जी, एंड इसमें जो एनर्जी रिलीज थी दैट इज 24 MeV. हम इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं. समटाइम इट्स आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब बिकॉज उसमें यही रिएक्शन यूज होगा. रेडियो एक्टिव मटीरियल डिफरेंट भी हो सकता है. यहाँ पे मैं यूरेनियम के लिए लिख रहा हूँ. दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. ज्यादा पावरफुल रिएक्शन कौन सा? फ्यूजन पावरफुल होती है या फिजन पावरफुल होती है? फिजन. Nuclear fusion. जो भी आंसर दे दो, पहले फिजन किसने बोला वो रीजन दे दे, फिर फ्यूजन जिसने बोला वो रीजन दे दे. फिजन किसने बोला था फिजन पावरफुल होती है वो रीजन दे. सर Nuclear 200 सर वैसे उधर 200 MeV के हिसाब से मैंने देखा था. इधर वैसे 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, इधर 24. अच्छा, अब जिसने फ्यूजन बोला था वो रीजन दे. सर मैंने एनटीएससी में पढ़ा था, वैसे मेरे को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता. एनटीएससी में पढ़ा था. हाँ, 11th में ये मेथड हम बदलेंगे. पढ़े पे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक रीजन नहीं पता. सर न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इसमें जब कंबाइन करते हैं तो वो तो फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो ज्यादा पावरफुल रिएक्शन. फ्यूजन में तो एनर्जी 24 MeV रिलीज हो रही है, उधर 200 MeV हो रही है. सर शायद फ्यूजन इसलिए क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज्यादा है समथिंग. ये भी डिस्ट्रक्टिव ही है. मतलब इसका भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं, पर हम डिस्ट्रक्टिव उसके हिसाब से नहीं देखते ना. बॉम्ब तो दोनों का बन सकता है. इंडिया ने 98 में ये रिएक्शन किया था. पोखरण में पहले ये वाला रिएक्शन हुआ था फिजन 70s में. ये 1998 में, इसको हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. ये रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी अभी भी 6 कंट्रीज के पास ही है वर्ल्ड में, न्यूक्लियर फ्यूजन की. बेसिकली दो चीजें देखनी होती हैं. इधर एनर्जी रिलीज्ड है 200 MeV. जो हमने मास यूज किया वो कितना है? यूरेनियम का मास 235 AMU. पर AMU एनर्जी रिलीज है रफली यू कैन से 0.9. There is the energy released per AMU. यहाँ पे इन दोनों का मिला के मास कितना है? 4. 4. एनर्जी रिलीज्ड तो पर AMU हम कहते हैं 7 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है. बिकॉज कम मास यूज करके ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सिर्फ हमने एनर्जी प्रोड्यूस नहीं देखनी ना, ये भी देखना है कि कम मास यूज करके ज्यादा एनर्जी निकल रही है, एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा है. तो स्टार्स पे ये रिएक्शन हो रहा है. और ये रिएक्शन को हम थर्मोन्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? कि इंडिया ने कहा कि हमने थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किया. थर्मोन्यूक्लियर बिकॉज अगर इन दोनों न्यूक्लियाई को कंबाइन करना है 1H2 1H2, दोनों पे सेम चार्ज है डिफरेंट है न्यूक्लियस पे? सेम. कितना? ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई पे चार्ज कितना? 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव प्लस ही. फ्यूज करना मतलब इनको ज्वाइन करना. पास लेके आऊंगा, अट्रैक्शन होगी रिपल्शन होगी? रिपल्शन. Repulsion. तो पास आ सकते हैं ऐसे? नो. इनको सर पास ज्यादा लाने एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए.
इनको पास लाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिलती है एट ए टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 1 मिलियन केल्विन. तो फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर्स. 1 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होगा तो ये एनर्जी मिलेगी, फिर ये फ्यूज करेंगे. और इतने टेम्परेचर के लिए पहले फिजन करनी पड़ती है कि पहले हम न्यूक्लियर फिजन करेंगे, उससे एनर्जी जनरेट होगी, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस टेम्परेचर पे फिर फ्यूजन कर देंगे. सन के कोर में ये रिएक्शन चल रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस, और हर स्टार की एनर्जी का सोर्स फ्यूजन रिएक्शंस ही हैं. तो सन के कोर में जो टेम्परेचर है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन. अब एक प्रॉपर्टी आती है केमिस्ट्री में विच सेज दैट कि अगर किसी भी बॉडी का इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर स्टार और ऑब्जेक्ट इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज. कि अगर किसी भी स्टार के कोर में टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज सेम. मींस अगर सन की इंटेंसिटी मेजर करोगे से एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सन से 1 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और किसी और स्टार की इंटेंसिटी मेजर करेंगे उससे 1 मिलियन केल्विन के डिस्टेंस पे, तो दोनों स्टार्स की इंटेंसिटी सेम आएगी. हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं कि इंटेंसिटी एट अ गिवन डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल द स्टार्स, but it follows inverse square law. Inverse square law means intensity of a star decreases inversely as square of distance. मतलब अगर हम distance को double कर देंगे तो intensity becomes, अगर r को double कर दिया तो 1/4 हो जाएगी. 1/4 हो जाएगी. distance को 3 times कर देंगे तो intensity 1/9 हो जाएगी. 1/9. तो हमने किसी भी स्टार्स का अगर डिस्टेंस निकालना है, आप अर्थ पे हो, अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप दो स्टार्स की इंटेंसिटी कंपेयर कर सकते हो. मान लो एक स्टार अननोन है जिसका हमने डिस्टेंस निकालना है, उसका अर्थ से डिस्टेंस है RU, तो इंटेंसिटी इज IU प्रोपोर्शनल 1/RU². सन का डिस्टेंस हमें पता है RS और सन की इंटेंसिटी अर्थ पे IS, तो इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी? IS/IU विल बी, क्या आएगा यहाँ से डिवाइड कर दूं तो RU² by RS². RU कितना हो जाएगा? IS divided by IU into RS². तो मैंने अगर अर्थ पे सन की इंटेंसिटी और दूसरे स्टार की इंटेंसिटी मेजर कर ली, सन का डिस्टेंस मेरे को पता है RS, तो मैं अर्थ का दूसरे स्टार का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. So this method is known as intensity method, where the distance of far off stars can be calculated by comparing it with the intensity of any other known star. जिसका डिस्टेंस पता है, known star मतलब जिसका हमें इंटेंसिटी और डिस्टेंस पता है, तो दूसरे स्टार की इंटेंसिटी निकाल के आप उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस मेथड. सन के कोर में तो टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है. बाहर कितना है? एटमॉस्फेयर, सोलर एटमॉस्फेयर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ Around 5,000 Kelvin. कह सकते हो 6000 होता है, सो यू कैन से 5000 गेस के लिए ठीक है. सो 6000 केल्विन टेम्परेचर होता है. एंड जो स्पेक्ट्रा ऑफ सन होते हैं किसी भी स्टार का होता है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब होता है आप किसी भी बॉडी को अगर हीट अप कर दोगे एट अ टेम्परेचर अप टू 10⁻⁷ केल्विन, तो द रेडिएशंस एमिटेड बाय इट आर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स एमिट करेगा, सिर्फ विजिबल रीजन नहीं, अल्ट्रावायलेट भी, इंफ्रारेड भी, सारी रेडिएशंस एमिट होंगी उस पर्टिकुलर स्टार से. पर जब अर्थ पे सन की लाइट पहुंचती है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक पूरा रीजन, जैसे विजिबल रीजन पता है क्या होता है? विजिबल रीजन की वेवलेंथ्स 400 nm to 700 nm. 400 nm, चलो मान ली आपकी बात, यही ले लेते हैं. एंगस्ट्रॉम में तो सन के कोर से सारी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, सारी वेवलेंथ्स. पर जब अर्थ पे हमने देखा तो सन ने तो ये सारी एमिट की थी, अर्थ पे सारी नहीं पहुंची. क्यों?
ओजोन लेयर के कारण। हमने ओजोन लेयर के बाहर जाके भी देख लिया, एटमॉस्फेयर के बाहर भी, फिर भी नहीं पहुंची। ओजोन लेयर क्या होती है वैसे? सर एक ऐसी शील्ड जो अर्थ के यूवी रेज नहीं आने देती सन के। चल ज्योग्राफी सन की। बताओ मेरे को, अर्थ की चारों लेयर्स बताओ और उनकी हाइट बताओ, ट्रोपोस्फेयर की हाइट। सर 10 to 15 किलोमीटर। 10 to 15, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर? 60 किलोमीटर। ओजोन लेयर की हाइट क्या है? सर स्ट्रेटोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर। सर यही स्ट्रेटोस्फेयर है भी 15 ओजोन लेयर। 15 60 या 15 60 के आसपास, मतलब इसी के बीच में है। अच्छा, थिकनेस क्या है ओजोन लेयर की जनरल एवरेज? 12 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट? सर 60। अभी अभी स्ट्रेटोस्फेयर की 60, ओके। मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर? बिकॉज पेपर नहीं दिया ना आपने 10th के, तो मैंने कहा ऐसे पूछ लूं शायद पता हो आपको। आइनोस्फेयर? आइनोस्फेयर की हाइट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। approximately कितनी? 124 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। दो तरह के सैटेलाइट्स यूज होते हैं, आपको पता है? एक को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स, और एक जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो इंडिया नॉर्मली, इंडिया का कम्युनिकेशन सीरीज कौन सी है? इंडिया की कम्युनिकेशन सीरीज किस नाम से जाती है? जीके तो देखो कितनी स्ट्रांग है। इंडिया की कम्युनिकेशन सीरीज कौन सी है? टीवी पे वो बताते हैं जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, नाम क्या था उसका? इनसेट। सुना है कभी इनसेट 2A 2B 2C? So INSET series is communication satellites. They are geostationary. Geostationary मतलब, जियो मतलब कि मतलब अर्थ के साथ साथ मतलब रोटेट करते हैं, और अर्थ से देखो तो ऐसा लगता है कि वो वहीं पे खड़े हैं। they are at rest relative to Earth. So geostationary. They are situated at a height of 36,000 kilometers. इंडियन सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो विद लैटिट्यूड एंगल ऑफ 93 डिग्री। दूसरी सीरीज इंडिया के कार्टोसेट। Cartosat are low orbit satellite placed just outside the atmosphere at a height of 400 kilometers. तो 400 किलोमीटर की हाइट पे कार्टोसेट सीरीज चलती है और 36,000 किलोमीटर पे इनसेट सीरीज होती है। कार्टोसेट का यूज कहाँ होता है? नाम से क्या होता है? कार्टोग्राफीज। कार्टोग्राफी हम किसको बोलते हैं? कार्टोग्राफी। लैंड की पिक्चर्स खींचना। कार्टोग्राफी इज बेसिकली मैपिंग, ज्योग्राफिकल मैपिंग। सो लैंड के पिक्चर्स भी आएंगे उसमें, पर बेसिकली कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स दो पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। वन इज फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड सिचुएशन, वो सब देखने के लिए कि कहीं पे आर्टिफिशियल लेक बन रही है, जैसे उत्तराखंड में बनी थी तो बाढ़ आ गई थी फ्यू इयर्स बैक, तो उस तरह की सिचुएशंस को डिटरमिन करना वो कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स का काम होता है। बिकॉज दे कीप ऑन क्लिकिंग द पिक्चर्स जब वो क्रॉस करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ। वो एक दिन में अर्थ के आसपास 17 रोटेशंस पूरी कर लेते हैं, अपनी रेवोल्यूशंस। तो जब वो 17 रेवोल्यूशंस पूरी करते हैं, तो जब वो इंडिया के ऊपर से निकलेंगे वो फोटोग्राफी करते जाएंगे, सो दैट इफ देयर इज एनी फॉरेस्ट फायर, फ्लड लाइक सिचुएशन, मिनरल्स को डिटरमिन करना वो कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स का काम होता है। उसके अलावा वो क्या करते हैं? उसके अलावा कुछ और भी तो काम होगा। Like when we use Google Maps, तो उसमें सारा शो होता है। These are basically spy satellites. कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स जो है फॉरेस्ट फायर्स और फ्लड सिचुएशन देखना है, ये तो जिन कंट्रीज के सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं ये डाटा तो वो भी दे देती है। मतलब नासा से भी लेंगे अगर ये डाटा तो नासा दे देगा। नासा के सैटेलाइट्स भी ज्यादा है अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के। रशिया के 17 सैटेलाइट्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। वो नॉर्मली कुछ पैसे लेके डाटा रिलीज कर देते हैं कि इंडिया की पिक्चर्स चाहिए तो हम दे देंगे आपको, पर मेन पर्पस होता है स्पाइंग। स्पाइंग आर्मी की मूवमेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज की बटालियंस एक किस जगह से किस जगह जा रही है, या इंपॉर्टेंट लोगों की
सर्वेलेंस। इंपॉर्टेंट लोगों की सर्वेलेंस की इनमें इतने स्ट्रॉन्ग कैमरास लगे होते हैं कि अगर आप अपने बाद लॉन में बैठ के रजिस्टर पे कुछ लिख रहे होते हैं, उस रजिस्टर की बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं ऊपर से कि आप रजिस्टर में क्या लिख रहे हो। So these kinds of cameras are used in these satellites. सिर्फ डिसएडवांटेज क्या होती है? These cameras don't work in night because night vision इतनी strong नहीं होती कि रात को भी काम कर सके। तो जिनकी सर्वेलेंस हो रही है उन्होंने अगर बचना है और उनको साइंस आती है तो वो दिन के टाइम रहते हैं घर के अंदर, रात को घर से बाहर निकलते हैं जब इनके सर्वेलेंस कैमरास काम नहीं करते। मतलब आपने टिपिकल एग्जांपल एक टेररिस्ट सुना होगा, उसामा, सुना नाम उसका? उसामा Yes, बिन sir. लादेन। टेररिस्ट मेड बाय यूएस। उसमें मतलब टेररिस्ट तो हम उसको बोलते हैं, बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे आपका जेई मेंस होता है वैसे ही सऊदी अरेबिया का जो टेस्ट है उसके एंट्रेंस का टॉपर था और एमटेक की हुई थी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स में। उसने जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिराई थी उसको एग्जैक्टली पता था कौन से फ्लोर पे एरोप्लेन हिट करेगा तो पूरी टावर नीचे गिर जाएगी, बिकॉज उसकी नॉलेज थी इस तरह की। और अमेरिका ने जब उसकी सर्वेलेंस भी की, सैटेलाइट से जितनी मर्जी सर्वेलेंस करते थे वो कभी नजर नहीं आता था, बिकॉज वो दिन के टाइम अंदर रहता था, सिर्फ रात को बाहर निकलता था जब सैटेलाइट्स काम नहीं करते। सो डिफरेंट तरह के हैं। अब बेसिकली मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि सन ने तो सर सारी लाइट इमिट की। हाँ जी, वो जैसे आपने बताया कि जो पोखरन वाली मूवी थी उसमें तो वो रात को भी वो फिर काम कम ही करते हैं, बिकॉज वो जब कहते हैं कि यार ऊपर मेरे से सैटेलाइट आ ना गए। देखो, एक मिनट, मेरे से ना मूवी की डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। मूवी में तो हीरो जो है वो 10th फ्लोर से जंप करता है और सीधा पैरों के वे में आके खड़ा हो जाता है। फिजिक्स का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपका सिर हैवी होता है और बाकी बॉडी लाइट होती है। आप बिल्डिंग से ऊपर से जंप करोगे ना, सिर सीधा नीचे आ जाएगा और फिर आप ऐसे घूमना शुरू हो गए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। मूवी में वो क्या दिखाते हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे नहीं कर सकती। इंडिया की दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अगर आपको पता हो, वन इज पोखरन और दूसरी साइट इंडिया की कौन सी है जहां पे इंपॉर्टेंट काम होते हैं डिफेंस से रिलेटेड? श्रीहरिकोटा, सुना है नाम श्रीहरिकोटा का? श्रीहरिकोटा में क्या होता है? लॉन्चेस। इंडिया अपनी मिसाइल टेस्ट फायर करता है, आईसीबीएम टेस्ट फायर करता है, सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, वो सब श्रीहरिकोटा से होते हैं। इंडिया ने जब 98 में न्यूक्लियर टेस्ट करने थे, इनकी बहुत सीक्रेट एक पैक्ट था रशिया के साथ। रशिया के सैटेलाइट्स जो हैं सारा दिन घूमते हैं, अमेरिका के सिर्फ 2 सैटेलाइट्स थे उस टाइम पे, और अमेरिका के सैटेलाइट्स 40 मिनट्स के बाद इंडिया के ऊपर से आते थे। तो जब अमेरिकन सैटेलाइट आने वाला होता था, पोखरन में सारा काम बंद हो जाता था, श्रीहरिकोटा में शुरू होता था। तो अमेरिका को लग रहा था इंडिया कोई बहुत मेजर मिसाइल लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से, तो वो सारा डमी काम था, वहां पे कुछ करना नहीं था। इन्होंने सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे। और जैसे ही अमेरिकन सैटेलाइट निकलते थे तो ये अपना पोखरन में काम करते थे। और रशिया के साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि रशिया वर्ल्ड में किसी को नहीं बताएगा कि इस तरह से इंडिया कुछ लॉन्च मिसाइल अपना टेस्ट करने वाला है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट, मतलब यूएन रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं कि कोई भी कंट्री थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी जिन्होंने अभी तक नहीं किए। मतलब जो तो ऑलरेडी थर्मोन्यूक्लियर पावर हैं, जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको अलाउड है, वो और भी कर सकते हैं। जो कंट्रीज नहीं थी तो वो नहीं कर सकती। तो इंडिया ने कर दिया और फिर पता चला सबको कि इंडिया ने कर दिया, तो फिर तो मतलब क्या ही बिगाड़ लेंगे। एक बार बैन लगे इंडिया पे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, बट अल्टीमेटली वो सारे हटाने पड़े बिकॉज एक बार तो 98 में इंडिया पे बहुत सारे बैन्स लगे थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, वो रिमूव क्यों करने पड़े? इंडिया के पास ऐसा क्या है कि वो रिमूव करने पड़ते हैं? सर रॉ यहाँ पे मटेरियल। रिसोर्स और भैया इंडिया की आबादी, पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी मार्केट तो कहीं है ही नहीं। इंडिया में हम कहते हैं मिडिल क्लास लोग, दे आर अराउंड 38 करोड़ अभी। इट्स मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं है इतनी जितनी इंडिया की मिडिल क्लास है सिर्फ। तो अगर इंडिया में सामान बेचना है, इंडिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस कैसे लगा सकते हो अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडिया में आके काम करना है?
तो इंडिया और चाइना की सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो गया कि इनके पास पॉपुलेशन इतनी सारी है कि हर अमेरिकन कंपनी चाहती है यहाँ के बिजनेस करे, तो वो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। हाँ, बट पॉलिटिक्स असाइड, इस पे बताओ, सन सर ने ये सारी रेडिएशन सिमेट की, बाहर सारी क्यों नहीं पहुंची? सर जिनकी वेवलेंथ कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं और अर्थ के थोड़ा ऊपर लेयर्स में रह जाती हैं, एंड तक नहीं पहुंच कहाँ पाती। से यार ये लॉजिक पढ़ते हो? फिजिक्स को पंजाब के एसएससी से तो नहीं पढ़ना शुरू कर दिया? ये कहाँ से लॉजिक लेके आते हो अजीब अजीब से? बिकॉज ये फिजिक्स की बुक में तो नहीं दिया होगा। एक कंसेप्ट होता है व्हिच इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आप +1 में भी पढ़ोगे, +2 में भी पढ़ोगे। एक वेव्स का कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी का। बट अभी मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ किरचॉफ्स लॉ है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक वेवलेंथ एमिट करता है जब वो हाई टेम्परेचर पे होता है, वो वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करता है जब वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे होता है। जैसे जलंधर में आपने जो येलो लाइट्स लगी देखी हैं, स्ट्रीट लाइट्स, सोडियम वेपर लैंप्स। सोडियम वेपर लैंप्स को जब हम हीट अप करते हैं तो वो दो वेवलेंथ एमिट करती हैं, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम, 5890 और 5896। अगर व्हाइट लाइट मतलब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज वेवलेंथ्स, अगर ये सोडियम वेपर्स में से पास करे विच आर एट लो टेम्परेचर, तो सोडियम यही दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस लाइट जिसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी, जब ये सोडियम वेपर से पास होकर बाहर निकलेगी तो इसमें से दो वेवलेंथ मिसिंग हो जाएंगी बिकॉज वो सोडियम ने एब्जॉर्ब कर ली। तो दिस इज किरचॉफ्स लॉ। A body which emits a particular wavelength at high temperature will absorb the same when it is at low temperature. तो सन ने तो सारी वेवलेंथ एमिट की, बट सोलर एटमॉस्फेयर में से जब वो कंटिन्यूअस लाइट पास की तो सोलर एटमॉस्फेयर ने कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर ली बिकॉज इट इज एट रिलेटिवली कोल्डर टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू द कोर। तो जो वेवलेंथ्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली वो अर्थ पे पहुंची नहीं, तो इसलिए वो मिसिंग वेवलेंथ्स कह देते हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर द इंटेंसिटी डिस्कशंस। सो यू कैन राइट। हाँ जी, पूछो। सर वो आउटर लेयर्स ने अब्सॉर्ब क्यों की? बिकॉज आउटर लेयर्स का टेम्परेचर है 6000, कोर का है 10⁷, 10 मिलियन केल्विन। तो आउटर लेयर्स आर एट रिलेटिवली वेरी लो टेम्परेचर कंपेयर टू द कोर, रिलेटिवली लो। अर्थ के हिसाब से वो हाई टेम्परेचर है, बट कोर जहां से निकल रही थी उसके रिलेटिवली वो बहुत लो टेम्परेचर है। तो जो मिसिंग वेवलेंथ्स होती है इनका एक टेक्निकल नाम भी होता है, इनको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। बट अभी उस पर नहीं जाओ, फ्रॉनहोफर लाइंस इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन। सो इंटेंसिटी मेथड लिख लो। इंटेंसिटी मेथड समझ आया? क्या बताया कि आपको दो स्टार्स की इंटेंसिटी मेजर करनी है, एक स्टार का डिस्टेंस पता है तो आप दूसरे स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो यू कैन राइट इंटेंसिटी मेथड। दिस इज यूज्ड फॉर measuring the distance of stars. This is used for measuring the distance of stars, which can be thousands of light years away. We compare the intensity of light coming from the two stars. We compare the Please intensity. can you repeat? क्या लिखा था? कहाँ से मिसिंग है आपका? Distance of star which are can be thousands of light years away. We compare the intensity of two stars. Let I1 be the intensity of star whose distance is to be measured. रिपीट कर दोगे? Let I1 be the intensity of star whose distance R1 is to be measured, and
I2 and I2 is the intensity of sun at a distance r2 from Earth. I2 is the intensity of light coming from sun at a distance r2 from Earth. As intensity follows inverse square law, bracket में लिख लो, that is I proportional to 1 by r square. As intensity follows inverse square law, that is I proportional to 1 by r square. Therefore, So follows, sorry, follows. inverse square law. So you can write this if we know. Thus, if we know the intensity of light coming from two stars, in distance r2, we can find the distance of other star. And distance r2, we can find the distance of other star. We can find the distance of other star. So please repeat this last line from beginning. If we know the intensity of two stars and distance r2 of one star, we can find the distance of other star. We can find the distance of other star. ये तो हो गए large distances. Now is small distances. से size of atom निकालना है, अगर थोड़े crude method पढ़ेंगे हम, मतलब जो मेथड मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस में है हमारे, बट दे आर नॉट एक्यूरेट. बहुत पुराने टाइम के मेथड हैं. दीज डेज देयर आर लॉट रिफाइंड मेथड्स आर देयर टू फाइंड द डिस्टेंसेस. assumptions के ऊपर based and those assumptions are also wrong. बट क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ने पड़ेंगे कि ये कैसे निकालना है साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम जब हम निकालते हैं तो हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज करते हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक हम फिजिक्स में चीजें पढ़ते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉ, और एक हाइपोथेसिस. Estimations. Hypothesis is basically assumptions without any solid proof. और hypothesis generally accept होगा या नहीं होगा, that depends on the stature of scientist also. कितने बड़े scientist ने वो दिया है. तो एवोगैड्रोस ने एक हाइपोथेसिस दिया. उसने कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ सब्सटेंस is 2/3 the volume of the substance. मतलब समझ आया? अगर मेरे पास एक मान लो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसने कहा उसका वॉल्यूम अगर v है तो उसमें एटम्स जो है वो 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बाकी 1/3 स्पेस जो है वो एम्प्टी है. So that was hypothesis given by Avogadros. अब अगर मेरे पास एक मान लो बॉडी है जिसका मास m है और डेंसिटी रो है, m जो है वो मैं मास ऑफ बॉडी एज्यूम कर रहा हूं और रो इज डेंसिटी. तो इस बॉडी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है? Rho is equal to m upon. तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
मास अपॉन डेंसिटी। एवोगैड्रो ने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम्स है वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी का 2/3 है। हाइपोथेसिस है, मींस कोई रीजन नहीं है, बस उसने ऐसे कहा, एक स्टेटमेंट दी। ये तो मैंने निकाल लिया। Now how can we find the volume of atoms in a substance? अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और मोलर मास कैपिटल M है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? जैसे मैं आपसे पूछूं सर मोलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल और m स्मॉल m। मोलर मास डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अच्छा, कैसे? मैं आपसे पूछूं मेरे पास 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस है, तो कितने मोल्स हैं? 1 मोल ऑफ हीलियम गैस का मास कितना था? 2 ग्राम। ओ सॉरी, एटॉमिक था वो तो 4 ग्राम। 4 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज 4 ग्राम, तो 8 ग्राम में कितने मोल्स हो गए? 2 मोल। कैसे निकाला? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं कह रहा हूं हमारे पास एक गैस है या कोई सब्सटेंस है जिसमें ये मास है और ये मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? स्मॉल m बाय कैपिटल M या कैपिटल M बाय स्मॉल m? कैपिटल M बाय स्मॉल m। कैपिटल M बाय स्मॉल। और यार 4 Small m अपॉन 8 किया था, 8 अपॉन 4 किया था। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा 8 ग्राम मास है, मोलर मास 4 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 2 मोल्स हो गए। अब फिर उल्टा बता रहे हो। मास ओवर मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एक मोल में कितने एटम्स? 6.022 into 10 raised to एवोगैड्रोस नंबर। मैं कह रहा हूं कि अगर m मास है और कैपिटल M मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए m by m और नंबर ऑफ एटम्स हो गए m by m into Na। Na इज एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं एटम को एज्यूम करता हूं कि वो स्फीयर है, अगेन assumption, एटम स्फीयर नहीं होता। अगर एटम को मैं स्फीयर एज्यूम करूं तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 by 3 pi r 4 by 3 pi r क्यूब। तो सबका मिला के ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स। Volume of atoms is 2/3 the volume of substance, and volume of atoms is 4 by 3 pi r cube m by m into Na. ये कैंसल, स्मॉल m 3 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा? r क्यूब कितना बचा? m divided by 2 pi n p whole power 1 by 3। तो इसको हम ले लेते हैं, दिस इज हाउ टू फाइंड द रेडियस यूजिंग एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं निकलता आजकल एटम का रेडियस, बट गलत है, पर हमारे सिलेबस में है तो ऐसे ही पढ़ना है। आपको गलत फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हम उसको बाद में करेक्ट कर सकें। एक तो ये हो गया, बिकॉज आप जो भी 11th-12th में पढ़ोगे, हम इसको आगे जाके, अगर आप फिजिक्स आगे पढ़ते हो तो इन सबको गलत प्रूव कर देंगे कि ये सब गलत है जो पढ़ा था 11th-12th में। दूसरा ताकि जो रीजन, पढ़ रहे हैं ताकि उसका आपको बता सके कुछ नहीं आता आपको। बट सर बिकॉज अगर हम ठीक आगे वाली जाके फिजिक्स रिसर्च समझ करें नहीं तो आएगी। वही वाले गलत मतलब मैं अगर ना आपको prove करें। एक्चुअल फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, जो एक्चुअल में फिजिक्स है, जो आजकल चलती है, तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। ये तो फिर मैं कहता हूँ कि समझ आ जाएगी। इसको वैसी फिजिक्स को सब मुश्किल बोलते हैं 11th-12th में कि 11th-12th की फिजिक्स बहुत मुश्किल है, पर अगर एक्चुअल फिजिक्स पढ़ा दी वो तो बिल्कुल ही आपके बाउंसर जाएंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला, मतलब 5% भी समझ नहीं आएगी। वो ऐसी बातें करेंगे उसमें। आपको ये पढ़ाई जाती है इस अजम्पशन के साथ कि आप या तो इंजीनियरिंग में जाओगे या आप मेडिकल साइंसेस में जाओगे, डॉक्टर बनोगे। उसमें आपको एक्चुअल फिजिक्स की जरूरत कहीं नहीं पड़ती, बिकॉज दैट इज डेली लाइफ थिंग्स।
एक्चुअल फिजिक्स जो सब एटॉमिक लेवल पे है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स के अंदर से गॉड पार्टिकल हैं, हिग्स बोसॉन जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब कहीं डेली लाइफ में इंजीनियर ने क्या करना है हिग्स बोसॉन का, या डॉक्टर ने क्या करना है हिग्स बोसॉन का, दैट इज फॉर साइंटिस्ट टू डू रिसर्च। तो डेली लाइफ में क्योंकि यही फिजिक्स यूज होती है तो इसलिए हम यही पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो मे बी ज्यादा डीप में जाएंगे तो गलत प्रूव हो जाएगी, बट अदरवाइज इट्स परफेक्टली ओके जब तक आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेस में जाना है, रिसर्च में नहीं जाना, तो इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं और सारे वर्ल्ड में ऐसे पढ़ाते हैं। इसमें हम सीबीएसई का फॉल्ट भी नहीं गिन सकते। आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स या रेसलिंग हॉलिडे 2 बुक्स बोली थी, इनमें से कोई एक ले लेना। अब दैट इज अमेरिकन बुक या यूरोप में लगती हैं वो किताबें, और आप चैप्टर्स का ऑर्डर भी देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। हमने जो पढ़ना है 11th क्लास में, अभी तो ये तो जनरल पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट मोशन से होती है। 11th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे रफली, टाइम के हिसाब से बताऊं तो 1600 से, और जब तक हम 11th क्लास खत्म करेंगे हमने लगभग 1750 तक की फिजिक्स पढ़ लेनी है, 150 ईयर्स में जो फिजिक्स डेवलप हुई, 1600 से 1750 तक। 12th क्लास में हम 1750 से शुरू करेंगे और रफली 1910 पे खत्म कर देंगे, और थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे सीधा 20th सेंचुरी का आके, थोड़ा बहुत बिल्कुल ब्रीफ में। अदरवाइज आपने इफेक्टिवली फिजिक्स 1910 तक की ही पढ़नी है, उसके बाद फिजिक्स में क्या हुआ वो आपने बहुत कम पढ़ना है। तो ऑर्डर में पढ़ाते हैं बिकॉज पहले आप 16th सेंचुरी की पढ़ोगे, 17th की पढ़ोगे, फिर हम आगे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे फिर हम प्रूफ कर देंगे कि जो न्यूटन ने कहा था, लॉ दिया था, उसमें क्या गलतियां थी, जो से किसी पर्टिकुलर बोहर ने मॉडल दिया, बोहर्स के मॉडल में क्या गलतियां थी, वो फर्दर इनको गलत प्रूफ करेंगे, फिर इनकी जगह नया मॉडल आ जाएगा। सो उस वे में पढ़ते हैं हम। सो फर्स्ट राइट, इसको लिख लो, हेडिंग डाल लो, साइज ऑफ एटम। हाँ जी सर, वैसे जैसे एवोगाड्रो ने 2/3 इनटू वॉल्यूम जो निकाला था, तो सर कुछ तो ट्राई किया होगा ना टेस्ट? उसने बेसिकली 1-2 सॉलिड्स को देखा। अब देखो तो गैसेस में तो ये बिल्कुल ही नहीं लग सकता ना, गैसेस में तो ज्यादा जगह एम्प्टी है। मैं इस अपने पूरे रूम की गैस को अगर से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दूं, मैच बॉक्स में पूरे आ जाएंगे। तो मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। और कितना वॉल्यूम एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है। हर चीज के लिए सेम तो नहीं हो सकता ना, तो उसने तो एक जनरल लॉ दे दिया बस ऐसे ही। ना तो ये लिक्विड्स और गैसेस पे एप्लीकेबल है, फ्लूइड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ कुछ सॉलिड्स के लिए अप्रोक्सीमेटली ठीक है। तो बिकॉज ये बट उस जमाने के साइंटिस्ट हैं जब मतलब चीजें नहीं होती थी, उनके पास मींस नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, साइंटिस्ट घर बैठ के रिसर्च कर रहे होते थे। आजकल की तरह नहीं है कि फर्मी लैब टेवाट्रॉन जा रहे हैं रिसर्च करने, या सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च है जिनेवा में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के 5000 साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो रिसर्च एक जगह पे करते हैं। तो तब उस तरह की लैब्स भी नहीं थी, तो सब घर में अपने अपने रिसर्च में लगे रहते थे। तो ये उस टाइम की फिजिक्स है, मतलब जब साइंटिस्ट घर में बैठ के काम करते थे। So you can write size of atom using Avogadro's hypothesis. Size of atom using, हाँ जी। तो फॉर जर्नल मैंने ये पूछना था कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, व्हाई इट इज सो? फिजिक्स की लैब्स में एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि कोई भी कंट्री लैब अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब वो इतनी एक्सपेंसिव बनती हैं और इतनी बड़ी भी बनती हैं कई बार कि वो एक कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे ये जो मैंने बोला आपको, सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, आप इसके साइज का आइडिया भी इससे ले सकते हो कि आधी स्विट्जरलैंड में और आधी स्वीडन में है। एंड इट्स नॉट, नाम से पता चल रहा है सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, सारी यूरोप की कंट्रीज ने मिलके पैसे लगाए थे लैब बनाने के लिए। बट अब बाहर की कंट्रीज भी हैं, मतलब इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है उस लैब को चलाने के लिए, जो उसका फाइनेंशियल खर्चा होता है वो इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें अपना शेयर डालती है। सिमिलरली दूसरी लैब जो फिजिक्स की बड़ी है, दैट इज टेवाट्रॉन शिकागो के पास, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट शेयर डालती है। तो इंडिया के साइंटिस्ट जाके वहाँ काम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट शेयर डालेगी
तो उस कंट्री को शेयर के हिसाब से नंबर ऑफ साइंटिस्ट भेजने का राइट मिलता है कि आप भी हमारी लैब में आके अब काम कर सकते हो। अब बड़ी या खर्चे का एस्टिमेट आप इससे लगा सकते हो कि सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च जो है, मैं आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अगर हमने पूरे वर्ल्ड को कोविड की वैक्सीन लगानी है, बीट एनीवन, छोटा बड़ा पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन लगानी है, तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, हमारा एक्सपेंस। सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च जो है, उसका जो बजट है आप कह सकते हो उससे अराउंड 1000 टाइम्स ज्यादा है। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ अ लैब। तो पुराने जमाने जैसी लैब नहीं है कि साइंटिस्ट घर में बैठ के रिसर्च करें। दे आर वेरी हाई टेक लैब्स और बहुत ह्यूज। जैसे अमेरिका में एक लैब बन रही है, सुपर प्रोटॉन सुपर कोलाइडर। अगर वो पूरी हो गई, बिकॉज उसका काम रुक गया है बीच में बिकॉज ऑफ फंड्स प्रॉब्लम, अगर वो लैब पूरी होती है तो उसका मे बी साइज का एस्टिमेट आप इससे लगा सकते हो कि अगर आपने लैब के एक एंड से डायमेट्रिकली दूसरे एंड तक जाना है तो आपको बोइंग एरोप्लेन में रफली 1.5 घंटा लग जाएगा। फॉरगेट अबाउट द व्हीकल्स, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। एरोप्लेन में 1.5 घंटा लगेगा लैब के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। So that's the size of the labs these days. इंडिया में इसलिए नहीं बन सकती, इंडिया में इतनी जगह ही कहाँ है। मतलब आजकल फिजिक्स की लैब ऐसे ही बनती हैं। फिजिक्स की लैब ना बहुत हाई एंड पे चली गई है। बायो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे है। बायो में लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। अभी तो हम जेनेटिक्स में बेसिक जीन रिसर्च पे पहुंचे हैं। तो बट हमेशा ऐसे ही होता है, फिजिक्स पहले डेवलप होती है, फिर उसके बेस पे बायो और केमिस्ट्री डेवलप होनी शुरू होती है। पहले केमिस्ट्री डेवलप होगी, फिर बायो डेवलप होगी लास्ट में। तो इंडिया में तो कोई लैब है नहीं, मतलब ढंग की आप जिसको कह सको। देयर इज अ स्मॉल लैब, एक तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर एक लैब है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। बट यहाँ के साइंटिस्ट भी बाहर की लैब्स में जाके रिसर्च करते हैं। इंडिया आके सिर्फ डाटा एनालाइज होता है, वहां से डाटा लेके आते हैं, इंडिया में सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं, पर एक्सपेरिमेंट्स बाहर ही होते हैं। सो यू कैन राइट size of atom using Avogadro's hypothesis. Size of atom using Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis is based on the assumption that atoms are spherical in shape. Atoms are spherical in shape and volume occupied by the atoms in a substance is 2/3 of सर रिपीट कर दो। volume occupied by atoms in a substance is 2/3 of volume occupied by atoms in a substance is 2/3 of the volume of the body. For example, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय volume occupied by the body. For example, if m is mass of substance and rho is density. If m denotes molar mass, ये आपका केमिस्ट्री का शायद फर्स्ट चैप्टर ही होगा, मोल कंसेप्ट। नॉर्मली केमिस्ट्री के टीचर सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया?
सर आज उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा कराया था, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अरे फिर मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहे थे जो मैं पूछ रहा था? एमिशन सर स्पेक्ट्रा क्या दिया होता तो था सर, है? एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा वो वाला जो सर क्या कहते, वो सबसे पहले सर उन्होंने वो किया था, उस पे एक्सपेरिमेंट हुए थे सर एमिशन सोडियम लाइट स्पेक्ट्रा पे। कितने टाइप का होता है? सर अभी उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप का होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और उन्होंने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा के भी टाइप्स के बारे में बताया नहीं आज। 3 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा और बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा। मे भी कल पढ़ा देंगे, कोई नहीं, कल पूछ लूंगा क्वेश्चन, जब पढ़ लेंगे तब बता देना। या जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज क्वेश्चन मैं पूछूंगा, केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं पूछे तो। ओके सर। और ध्यान से इसलिए भी पढ़ना बिकॉज ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारा 12th क्लास की फिजिक्स में भी आएगा। ओके सर। Volume of atoms is R is equals to m upon 2 pi na rho raised to power 1 by 3. देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो इस मेथड में। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखो छोटा सा। The angle of elevation. The angle of elevation of the top of a hill. Angle of elevation of the top of a hill is 30 degree from point on the ground.
is 30 degree from point on the ground. On walking 1 kilometer, towards the hill, angle is found to be 45 degree. Angle is found to be 45 degree. Calculate the height of the hill. क्वेश्चन समझ आया क्या है? हमें सिंपल ऐसे दिया है कि से हमारे पास कोई हिल है, हमने किसी पॉइंट से देखा तो दिस एंगल इज 30 से पॉइंट ए से यू मूव 1 किलोमीटर टुवर्ड्स हिल. नाउ दिस एंगल इज 45. तो ये हाइट बतानी है कितनी है. सर इस पे कौन सा वो वाला method? फॉर्मूला लगेगा, 1366.12 h is मीटर. equal to b divided by cot theta Triangulation 2 minus cot theta 1. ट्रायंगुलेशन मेथड लगा दो हाइट निकालने के लिए. सर ये आंसर थोड़ा सा नेगेटिव में आ रहा है. नेगेटिव में नहीं आएगा कभी भी आंसर. सर 1366.12 मीटर है. 1366.12 मीटर. हाँ ठीक है. डिस्टेंस हमें दिया है 1 किलोमीटर, सो वैल्यूज पुट करनी थी सिर्फ. ट्रायंगुलेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट ट्रायंगुलेशन मेथड में वैल्यूज पुट करनी थी. बिकॉज हमें फॉर्मूला था b अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1. तो थीटा 2 इस केस में 30 है, थीटा 1 45 है. नेक्स्ट टू राइट आंसर आ जाएगा 1366 मीटर. It is 1366 meter. Next. A radio signal is beamed towards a planet. A radio signal is beamed towards a planet. And the reflected wave is received 7 minutes later. And the reflected wave is received 7 minutes later. So please repeat. A radio signal is beamed towards a planet and reflected signal is received after 7 minutes. If distance between planet and Earth is 6.3 into 10 raised to power 10 meter, find the speed of signal. सर डिस्टेंस रिपीट करना.
6.3 into 10 raised to power 10 meter. हमें दिया अर्थ स्पीड ऑफ सिग्नल, अर्थ से सिग्नल सेंड किया दूसरे प्लैनेट पर एंड इट कम्स बैक आफ्टर 7 मिनट्स. तो टू एंड फ्रो जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? अगर हमें प्लैनेट और अर्थ में डिस्टेंस दिया है 6.3 into 10 raised to power 10, आपने सिग्नल सेंड किया, इट मूव्स टुवर्ड्स द प्लैनेट एंड कम्स बैक, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टू एंड फ्रो जर्नी Sir, double of distance. डबल हो जाएगा 3 into 10 raised to power meter per second. बिकॉज अर्थ से जाएगा प्लैनेट तक एंड इट कम्स बैक, so distance traveled is 2s and 2s is equals to a time t Sir, में travel Sir, answer 3 into 10 raised to power 8 meter per second. 3 into 10 raised to power 8. सर हाँ जी सर यही 7 minutes is so seconds में change कर देंगे because 7 minute given है. So it will be 3 into 10 raised to power 8 meter per second. रेडियो सिग्नल है, स्पीड वैसे भी यही होती है उसकी. लाइट की स्पीड सेम रहती है, मीडियम के साथ चेंज भी होती है. सर सेम रहती है. चेंज होती है सर सेम रहती है. सेम पे कौन इतना स्टिक कर रहा है? मीडियम के साथ चेंज होती है स्पीड ऑफ लाइट. It's 3 into 10 raised to power 8 in vacuum only. So जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी. जैसे ग्लास में इट रिड्यूसेस 1.5 टाइम्स. तो ग्लास में अगर स्पीड लेनी हो तो हम नॉर्मली लेते हैं 2 into 10 raised to power 8. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो डायमंड में हम स्पीड को और कम कर देंगे बिकॉज डायमंड को हम लेते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो स्पीड भी कम होगी. इसमें मैंने प्लैनेट का टाइम लिया कि प्लैनेट से 7 मिनट्स में लाइट आती है. सन से जो लाइट अर्थ तक आती है उसका फिक्स टाइम होता है या चेंज होता रहता है सन की पोजीशन के साथ? सन और अर्थ में डिस्टेंस फिक्स्ड है या बदलता है? सर बदलता है सर बिकॉज ओवल होता है ऑर्बिट है. हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखा था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. तो एवरेज टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक लाइट कितने टाइम में? 8 मिनट्स. आगे 12 seconds. 20 seconds. सो बट गुड अप्रोक्सीमेशन की इतना मतलब प्रिसाइज सारी वैल्यूज नहीं याद रखनी, पर 8 मिनट 20 seconds इज द टाइम टेकन. सो कल करते हैं इसके आगे. अब एक मेथड रह गया हमारा बस, ओलिक एसिड मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस. तो उसके आगे करेंगे, मतलब ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट ऐसे एरर एनालिसिस करेंगे कि एरर हम किसको बोलते हैं. एरर जनरल मीनिंग एरर का, एरर इज समथिंग गलती, किसी भी तरह की मिस्टेक. तो एरर एनालिसिस में हमने पढ़ना है कि जब हम कोई फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम कितने टाइप की गलतियां कर सकते हैं. कुछ आपकी होंगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट की होंगी. इंस्ट्रूमेंट मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट ठीक चूज नहीं किया, या इंस्ट्रूमेंट जब नया था तब तो ठीक था, यूज के साथ खराब हो गया. जैसे यूज के साथ कैसे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं? स्प्रिंग बैलेंस. जैसे स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग परमानेंटली कंप्रेस हो गए तो हम बोलेंगे उसमें एरर आएगा. और कोई डिवाइसेस भी ऐसे टाइम के साथ खराब हो जाती हैं. कोई फिजिक्स में डिवाइस यूज होती हो जो आपको पता है. अच्छा, आपका एरर मतलब, आपके एरर का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एरर, मतलब द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट है उसको पर्सनल एरर भी कई बार कह देते हैं. सर जैसे वायर्स हमने सही तरीके से कनेक्ट नहीं की तो उससे भी जैसे आप मान लो एक केमिस्ट्री में ना एक्सपेरिमेंट करोगे, टाइटरेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें नॉर्मली आपको कोई कलर्ड केमिकल देते हैं, उसमें आप दूसरा केमिकल एक एक ड्रॉप करके ऐड करते हो. एक ड्रॉप ऐड करके यू शेक द लिक्विड, फिर एक ड्रॉप और ऐड करते हो, फिर शेक करते हो, and you have to count the number of drops which will be added till that colored liquid becomes colorless. वो केमिस्ट्री का एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह का.
अब नॉर्मली स्टूडेंट्स में पेशेंस नहीं होती कि एक एक ड्रॉप कौन काउंट करेगा, तो कहते हैं 3 इकट्ठी कर लेते हैं कि 3 ड्रॉप्स गिरा दी और फिर 3 और गिरा दी, 3 और गिरा दी, तो वो बेसिकली एरर आ जाएगा उससे कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता नहीं चली कितनी है। या जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कभी भी, तो आप एक प्रिकॉशन और सोर्सेज ऑफ एरर में लिखते हो कि कनेक्टिंग वायर्स शुड बी रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर कनेक्टिंग। मैंने किसी भी फिजिक्स की लैब में स्टूडेंट्स को सैंड पेपर से वायर को क्लीन करते नहीं देखा, वो कहते हैं ऐसे ही जोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो these are the person who is performing the experiment is not taking care of the things. या कई बार आपका इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, आपने बहुत स्मॉल मास मेजर करना था और आप फिजिकल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हो जिससे वो नहीं मेजर हो सकता, या आपने पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, मैं आपको बोलूँ आपने रजिस्टर के पेपर की थिकनेस मेजर करो और आपको एक से नॉर्मल स्केल दे दूँ मीटर और आप उससे नहीं कर सकते, दैट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द डिवाइस कि पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, नीड स्क्रू गॉज, आप नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो तो डेफिनेशंस होंगी कि कितने तरह के एरर होते हैं। हमारा मेन पर्पस रहेगा कि उस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह के आ सकते हैं एंड हाउ द एरर्स प्रोपेगेट। हाउ द एरर्स प्रोपेगेट मतलब मान लो जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला है ऐसे काइनेटिक एनर्जी का 12 mv², तो हाउ द एरर प्रोपेगेट्स में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें मास में पता है कि मास मेजरमेंट में हमने 2% का एरर कर दिया और हमने स्पीड मेजरमेंट में भी 3% का एरर कर दिया, तो हम फिर निकालेंगे कि जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उतने उसमें कितने % एरर आ जाएगा, बिकॉज आपने 2 अलग अलग क्वांटिटीज ली थी, उनको मेजर किया था, उनमें एरर आ रहा है, तो टोटल एरर कितना होगा फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी में। तो उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। इसका तो एक ही मेथड और रह गया मेन, एक टाइम मेजरमेंट के थोड़ी सी टेक्निक्स लिख देंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद एरर एनालिसिस। इसमें देख लेना कुछ पूछने वाला हो तो कल पूछ लेना मेरे से। सर असाइनमेंट आनी है आज कोई? आज नहीं आएगी, एरर्स की आएगी अब कल अगर एरर्स के फॉर्मूला हो गए तो। ओके। और एरर्स को छोड़ के बाकी जितना पार्ट अभी तक पढ़ा है इसका संडे को टेस्ट होगा, एरर्स नहीं दूंगा उसमें बिकॉज एरर्स तब तक खत्म नहीं होंगे फ्राइडे तक। सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव दोनों एमसीक्यूज भी आएंगे और थ्योरी वाले भी आएंगे। 25 एमसीक्यूज 25 क्वेश्चन 25 मिनट और थ्योरी वाला भी 25 मार्क्स का पेपर। सर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, हमने कुछ टाइम लिमिट में भेजना कि ऐप पे ही होगा? जो एमसीक्यूज टेस्ट है वो तो ऐप पे ही होना है, बिकॉज वो आप टेस्ट दोगे साथ ही आपका मतलब जब आप फाइनल सबमिशन करोगे आपको आपके नंबर भी मिल जाएंगे, बिकॉज उसमें मैंने कुछ नहीं करना, वो तो ऑनलाइन होना। जो आपने आंसर लिखने हैं वो तो मेरे को भेजने पड़ेंगे, वो तो तभी मैं चेक करूंगा ना, तो व्हाट्सएप पे पर्सनल सेंड करोगे मेरे को, ग्रुप में नहीं। ओके।